आज आपको ईडी सीबीआई के छापे, गिरफ्तारी से जुड़ी राजनीति की दस्तक के बारे में बताएंगे, जिसे आज छापामार सियासी युद्ध कहें तो गलत नहीं होगा। यूं तो छापामार युद्ध शैली में विरोधी के गुट पर पीछे से या घात लगाकर बीच से आक्रमण होता रहा है। छापामार युद्ध का मकसद विरोधी शत्रु दल के कुनबे में अपना भय फैलाना होता है। विपक्षी दल ईडी और सीबीआई के छापों को भी बीजेपी के इशारे पर डराने वाली राजनीति कहते हैं। अगर आज भारत के नक्शे का छापे की सियासत में राजनीतिक रूप देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। जहां उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहीं भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष की राजनीति करने वाले लगभग सभी बड़े दलों के नेताओं के खिलाफ किसी न किसी मामले में सीबीआई या फिर ईडी की जांच जारी है। पिछले 9 साल का हिसाब देखें तो 121 नेताओं के खिलाफ जांच अभी ईडी कर रही है, जिसमें 115 नेता अकेले विपक्ष के 13 दलों से हैं। अभी भ्रष्टाचार के आरोप के चलते ईडी के चक्रव्यूह में फंसी अरविंद केजरीवाल की पार्टी सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसके नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया को आज डबल झटका लगा। कोर्ट ने जिन्हें ईडी की कस्टडी में भेजकर फैसले में लिखा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सिसोदिया की गिरफ्तारी गैर कानूनी। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अपना शासन चलाया था। तो हम भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी आज के जमाने के भगत सिंह हैं, जो आवाम के हक के लिए लड़ रहे हैं, आवाम के हक के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया एक साधु आदमी, शरीफ आदमी, अरे इतना संत महात्मा आदमी, उसको तुमने उठा के जेल में डाल दिया। मोदी जी शर्म करो थोड़ी सी, पाप लगेगा, हाय लगेगी। शराब घोटाले में आरोपी जिन मनीष सिसोदिया को उनकी पार्टी के नेता भगवान राम, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, साधु, संत, महान, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त से लेकर प्रहलाद तक बताते आए, सीबीआई और ईडी की गिरफ्तारी के मामले में कोर्ट ने आरोपी ही माना है। सीबीआई के मामले में जमानत की सुनवाई की तारीख 21 मार्च तय कर दी। ईडी के मामले में गिरफ्तारी के बाद 7 दिन की रिमांड पर कोर्ट ने मुहर लगाई। अब 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में मनीष सिसोदिया रहेंगे। सीबीआई 5 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। फिर 2 दिन की पूछताछ करती है, कुछ नहीं मिलता। तो मोदी जी बौखला गए, कह रहे कुछ मिल ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? लगाओ अपनी ईडी। 10 महीने से ईडी कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, तब उसको याद नहीं आया कि हमको इस मामले में घुसना है। जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका लगने वाली होती है 10 तारीख को, ठीक उसी दिन ईडी कहती है हम गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। न्यायालय सत्येंद्र जैन को 9 महीने तक जेल में रखती है। जब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिलती है, आज उनको फिर से रिमांड में रखा जाएगा, उनको राहत नहीं मिलेगी। विजय नायर को 6 महीने तक जेल में रखा है, कोर्ट ने रखा है। तब कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर भी ऐसे लोगों को कट्टर ईमानदार कहने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं, परंतु शराब घोटाले का एक भी सवाल का जवाब देने से वो कतराते हैं। संभव है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की बातें सुनकर ये सवाल आपके मन में हो। सवाल इस बात का कि छापेमारी में पैसा तो पकड़ा जाता, दिखा नहीं, तो फिर मनीष सिसोदिया को क्यों ईडी ने गिरफ्तार किया, क्यों कस्टडी मांगी? कोर्ट के सामने ईडी ने खुलासा किया कि अभी तक की जांच में उन्हें 292 करोड़ रुपए के घोटाले का पता चला है और आगे आने वाली जांच में यह आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ सकता है।
मनीष सिसोदिया अगले 7 दिनों तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे और ईडी का कहना है कि मनीष सिसोदिया वो शख्स हैं जो न सिर्फ इस पूरे घोटाले में शामिल थे बल्कि इस पूरे घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता भी थे। कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील की दलील रही कि पूरी प्रक्रिया को तो एलजी ने भी देखकर मंजूरी दी थी। छापेमारी के दौरान न तो कोई कैश मिला न प्रॉपर्टी। पुख्ता सबूत की बजाय धारणा के आधार पर गिरफ्तारी एजेंसी ने की। ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया नियम बदलकर कुछ लोगों को 6% की जगह 12% का लाभ पहुंचाया गया। 292 करोड़ रुपए के खेल में डिजिटल सबूत मिटाए गए। सिसोदिया गोलमोल जवाब देकर सच छिपा रहे हैं। कितने पैसे मिले मनीष सिसोदिया के घर, कितनी रिकवरी हुई मनीष सिसोदिया के घर, किस आरोप और जुर्म में आपने मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है, बताइए आप। कोई जवाब नहीं। जवाब सिर्फ एक है, आम आदमी पार्टी को किसी तरीके से रोको, मनीष सिसोदिया को किसी भी तरीके से जेल में रखो। घंटों घंटों कई पूछ के बाद और गवाहों को सामने रखने के बाद अब सीबीआई के बाद ईडी ने भी गिरफ्तार किया। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की वो जिस प्रकार से उन परेशान दिख रहे हैं, वो इसलिए नहीं दिख रहे कि मनीष सिसोदिया ईडी से भी गिरफ्तार हो गए। मुझे लगता है वो परेशान इसलिए दिख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के ओर सारे साक्ष्य अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा कर रहे हैं। अब सवाल है आगे क्या होगा। 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में मनीष सिसोदिया की अन्य आरोपियों के साथ पूछताछ होगी। 17 मार्च को ईडी दोबारा कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। 21 मार्च को सीबीआई के मामले में जमानत पर सुनवाई होनी है। क्या पता 21 मार्च की सुनवाई से पहले ईडी की कस्टडी और बढ़ जाए, क्योंकि अन्य तमाम केस में ऐसा ही देखने में आया। ईडी की पूछताछ में सामने आने वाले दूसरे राजनेताओं के नाम पर सियासत इस बीच और तेज होगी। संजय शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। गुजरात चुनाव से लेकर पिछले हफ्ते तक कई बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता ये बताते रहते थे कि अब ईडी सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी। अब तो सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हो गई, ईडी की कस्टडी में भी चले गए। आगे क्या होगा? आगे अब करप्शन के केस में राजनीतिक बयानबाजियों की दस्तक तेज होगी। वजह होगी पूछताछ में सामने आने वाले दूसरे नेताओं के नाम और चार्जशीट में उनके नाम का जिक्र। दिल्ली के अब तक के 292 करोड़ के शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम मनीष सिसोदिया। क्या आगे इस घोटाले के कटघरे में और भी नेताओं के नाम जुड़ सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी के और भी नेता शराब घोटाले की जांच में फंस सकते हैं? आपके पास सिर्फ एक काम है मोदी जी, विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करो और उनको जेल में डालो। ईडी सीबीआई को आपने अपना तोता मैना बना लिया है और बीजेपी के लिए एक सिद्धांत बना दिया मोदी जी ने, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले का आरोप लगाते हैं, उनको सीएम बनाते हैं। व्यापम घोटाले का शिवराज सिंह पे आरोप लगता है, उनको सीएम बनाते हैं। येदियुरप्पा पे माइनिंग घोटाले का आरोप लगता है, उनको सीएम बनाते हैं। नारायण राणे पे लैंड स्कैम का आरोप लगता है, उनको केंद्र में मंत्री बनाते हैं। रेड्डी ब्रदर्स माइनिंग घोटाले में फंसते हैं, उनको बचाते हैं। उनका एक एमएलए उनके घर पे, उनके बेटे के घर पे 8 करोड़ पाई जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ सीबीआई से, ईडी से डराने का काम करते हैं। अडानी जो उनका मित्र है उसको बचाने का काम करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपने घोटाला किया है, अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, तो क्या आपको इसलिए नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आप अपोजिशन पार्टी में हैं? आप बार बार ये कहकर कि हम तो अपोजिशन में हैं और इसलिए एजेंसियां हमारे ऊपर आ रही हैं, क्या आप इससे बच जाएंगे? आपने भ्रष्टाचार अगर नहीं किया तो आप ये कहिए कि हम हर जांच को तैयार हैं, हम जाएंगे ईडी के पास में, सारी बातों का जवाब देंगे, मगर कोई बात का जवाब नहीं देना। जो संजय सिंह अभी सबसे ज्यादा मनीष सिसोदिया के बचाव में ईडी की जांच पर सवाल उठाते हैं, क्या वो भी पूछताछ के घेरे में आ सकते हैं? इस सवाल की वजह समझिए। मनीष सिसोदिया को अपनी कस्टडी में लेने के लिए चली बहस के दौरान ईडी की तरफ से दी गई दलीलों में संजय सिंह के नाम का भी जिक्र आया। ईडी ने बहस के दौरान रेस्टोरेंट मालिक दिनेश अरोड़ा का नाम रिश्वत को कोऑर्डिनेट करने वाले के तौर पर पढ़ा। ईडी ने कहा कि 2020 में दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह का फोन आया कि चुनाव आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को फंडिंग की जरूरत है।
उस अडानी के घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबी हुई है, उस भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ये रोज नए नए ड्रामे, नई नई कहानियां, नई नई सीबीआई के किस्से, नए नए ईडी के किस्से आ रहे हैं। इसका न सिर है न पांव है। 3000 करोड़ की लूट हुई है। युवा पीढ़ी को नशे के अंदर डुबोने का प्रयास हुआ है। स्कूलों के बच्चों को दांव पर लगाया गया है। स्कूल कॉलेजेस के बाद ठेके खोले गए हैं, कमीशन बढ़ाई गई है। एक बड़ा षड्यंत्र 7 स्टार होटल्स के अंदर बैठकर बड़े बड़े लोगों ने किया है। अब सामने आ रहा है, सच सामने आना चाहिए। गुरुवार को जेल से 3 पन्ने की चिट्ठी लिखकर भेज चुके मनीष सिसोदिया जब शुक्रवार को दिल्ली की अदालत में पेश होने आए तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान नजर आती रही। संभव है कि मनीष सिसोदिया ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जांच एजेंसियों की कार्रवाई से डरते नहीं। संभव है कि अपनी मुस्कान से अपनी ईमानदारी का सबूत सिसोदिया देना चाह रहे हैं, लेकिन अदालत में चेहरे के भाव नहीं, सबूत देखे जाते हैं। क्या सिसोदिया के बाद आगे सवाल जवाब वाली टेबल पर अरविंद केजरीवाल भी लाए जा सकते हैं? इस सवाल की 3 वजह हैं। शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र 2 बार आता है। पहली बार आता है कि एक अधिकारी ने बताया कि शराब घोटाले की ड्राफ्ट कॉपी सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल के घर पर दिखाई गई। दूसरा जिक्र यह आया कि एक आरोपी से फेस टाइम पर बात करते हुए दावा है अरविंद केजरीवाल ने कहा था, विजय नायर मेरा आदमी है, इससे बात करो। तीसरी अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के पीए को बुलाकर ईडी पूछताछ पहले कर चुकी है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी। मैं चिंतित हूं आज देश की परिस्थिति को लेके। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है। अब आम आदमी पार्टी के लिए अगले 7 दिन और फिर 17 मार्च को होने वाली सुनवाई इसीलिए बहुत अहम हो जाती है। 17 मार्च को होने वाली सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होगी क्योंकि हो सकता है कि इससे कुछ नई कहानियां सामने आए। जिन लोगों के नाम, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं, संजय सिंह भी हैं, जिन लोगों के नाम अभी सरसरी तौर पर आए हैं, क्या उनके खिलाफ पूछताछ में कुछ पुख्ता चीजें मिलती हैं, और मिलती हैं तो फिर एक नई कहानी शुरू होगी, एक नया अध्याय शुरू होगा। 17 मार्च की सुनवाई इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है। शराब घोटाला भले दिल्ली का हो, लेकिन तार दिल्ली से तेलंगाना तक जुड़े हैं। ये है के कविता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी। ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए शनिवार को बुलाया है। देश में अभी बीजेपी के खिलाफ गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने की जुगत में जुटे केसीआर की बेटी के कविता का नाम कैसे दिल्ली के शराब घोटाले में आया, इसे अब जान लीजिए। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि सिसोदिया का असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिए और कई अन्य लोग शामिल हैं। ये साजिश विजय नायर, मनीष सिसोदिया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर रची है। ईडी की तरफ से यह भी कहा गया कि दक्षिण के ग्रुप के नेताओं ने आप नेताओं को 100 करोड़ की घूस दी। एक ग्रुप बनाया गया ताकि दिल्ली में 30% शराब कारोबार चलाया जा सके। दस्तावेज दिखाते हैं कि नायर ने सिसोदिया के प्रतिनिधि के तौर पर के कविता से मुलाकात की। नायर के कविता को यह बताना चाहता था कि सिसोदिया किस तरह से लेकर पॉलिसी को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट में ईडी ने यह भी कहा कि के कविता के ऑडिटर बुच्ची बाबू ने बताया कि मनीष सिसोदिया और के कविता के बीच राजनीतिक तालमेल रहा। ईडी का और भारतीय जनता पार्टी का और सीबीआई का एक आदत हो गया है कि वो पहले अपने आप एक कहानी शुरू कर लेते हैं, पहले अपने आप एक कहानी बुन लेते हैं, फिर बाद में उसके किरदार ढूंढने लगते हैं। तो इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ है। उन्होंने पूरा एक कहानी बना लिया, फिर एक किरदार हो गया मनीष सिसोदिया, एक किरदार हो गई कविता, फिर एक किरदार हो गया बाकी के लोग फलाने। तेलंगाना की लूट शायद कम रह गई थी तो दिल्ली में भी लूट का कोई काम नहीं छोड़ा। और जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिन्होंने राज्यों को तो कंगाल कर ही दिया है लूट कर, वहां एक पार्टी की नहीं एक परिवार की सरकार चल रही है। अगर किसी के ऊपर इतने गंभीर आरोप शराब घोटाले के लगे जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये तो वही है कि घोटाला भी करते हैं और खुद ही
अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, जजमेंट भी खुद ही सुनाने की बात करते हैं। क्या देश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास खत्म हो गया है? उनको जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए। अब शनिवार से लेकर 17 मार्च तक का इंतजार कीजिए। अगर दूसरे आरोपियों के साथ मनीष सिसोदिया को कन्फ्रंट यानी आमना सामना करा के सवाल जवाब हुए तो अभी दिखती हंसी थोड़ा बदल भी सकती है। शराब घोटाले में किरदार भी बढ़ सकते हैं, साथ ही ईडी को लेकर जारी सियासत भी तेज हो सकती है। संजय शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो या तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव की पार्टी, ईडी की जांच के दायरे में केवल इन्हीं दो दलों के नेता नहीं हैं। जैसा हमने आपको शुरुआत में ईडी की जांच का अखिल भारतीय ट्रेलर दिखाया था, अब उसकी पूरी फिल्म एक एक करके देखिए। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 24 नेताओं के खिलाफ ईडी अलग अलग मामलों में जांच कर रही है। दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, जिसके 19 नेताओं के खिलाफ ईडी पिछले 8 साल के भीतर जांच शुरू कर चुकी है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र से आने वाले शरद पवार की पार्टी, जिसके 11 नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है। चौथे नंबर पर उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना, जिसके 8 नेताओं के खिलाफ ईडी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। डीएमके के 6 नेता ईडी की जांच की रडार में हैं। ओडिशा से आने वाली नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी के 6 नेता ईडी की जांच के कटघरे में खड़े हैं। बिहार से देखें तो लालू यादव की पार्टी के 5 नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच जारी है। बीएसपी के भी 5 नेताओं के खिलाफ ईडी जांच कर रही है। अखिलेश यादव की पार्टी के भी 5 नेता ईडी के रडार पर हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 3 नेताओं की जांच की फाइल ईडी के पास है। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के 3 नेता, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अपनी पार्टी से ईडी की जांच के दायरे में हैं, तो महबूबा मुफ्ती की पार्टी के भी 2 नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच हो रही है। इस तरह देश का अखिल भारतीय नक्शा ईडी की जांच के दायरे में देखें तो पता चलता है कि 2014 के बाद 95% केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं। ईडी की जांच के दायरे वाला अखिल भारतीय नक्शा देखने के बाद अब बात आज एक साथ 15 जगहों पर हुई ईडी की छापेमारी की, जिसमें लालू यादव के बेटे बेटियां, लालू परिवार के करीबी के घर दफ्तर तक ईडी ने एक साथ 15 जगहों पर छापा मारा। अब इस तस्वीर को देखिए। फिल्मी सीन में ऐसे आपने जांच एजेंसी के अफसरों को पैसा तलाशते देखा होगा, लेकिन ये रियल सीन है। जगह पटना की है, घर लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दुजाना का है, जहां शुक्रवार सुबह ईडी के अफसर घर में बने पानी के टैंक के ढक्कन को खोलते नजर आते हैं। ईडी के अफसर क्या यहाँ पैसा, कोई दस्तावेज, कोई फाइल खोज रहे हैं? लेकिन क्यों? लालू परिवार के करीबी अबू दुजाना के घर से निकले ईडी के अफसरों से यही सवाल हमने पूछा। अभी जांच चल रही है, किसी मुद्दे को कोई कमेंट नहीं होगी। ईडी से है, हम लोग ईडी से है। ईडी के अफसरों ने शुक्रवार को सिर्फ इस एक घर पर छापा नहीं मारा। पटना में लालू के करीबी अबू दुजाना के घर दफ्तर से लेकर दिल्ली में तेजस्वी यादव के घर तक, लालू की बेटी चंदा रागिनी हेमा के घर से लेकर गाजियाबाद में लालू के समधी जितेंद्र यादव के घर तक छापेमारी की गई है। पटना से दिल्ली और मुंबई तक ईडी के छापेमार युद्ध के बारे में आपको और दिखाएं, उससे पहले इसका एक बड़ा कनेक्शन समझिए। रेलवे में भर्ती के बदले जमीन घोटाला केस में 15 मार्च को दिल्ली की अदालत में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी समेत 16 आरोपियों को पेश होना है, जहां पहले ही छापे डलवाकर डराने की कोशिश का आरोप बीजेपी पर लगने लगा। तेजस्वी यादव और लालू परिवार ये बताएं कि आखिर लालू यादव 141 भूखंड के मालिक कैसे बन गए। गरीब परिवार में पले बढ़े लालू प्रसाद यादव और आज बिहार के सबसे बड़े जमींदार हैं। आज लालू परिवार 141 भूखंड, 30 से ज़्यादा फ्लैट और आधे दर्जन से ज़्यादा मकानों के मालिक बन गए। और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बताएं, तेजस्वी यादव
कि जिस मकान पर छापा पड़ा दिल्ली में D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, आखिर इस 4 मंजिले मकान के मालिक कैसे बन गए? कष्ट होता है कि इन एजेंसीज को आपने क्या बना के रख दिया, अपने हाथ का हथियार लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पर आप उन लोगों को कहा किसी तरह हमको बिहार की सरकार गिरा के दो, क्योंकि सरकार बदलने की टीस आपकी जा नहीं रही है। किसी एजेंसी में किसी को सेवा विस्तार चाहिए, वो 2.5 महीने बाद रिटायर कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है बड़े साहब को, हम आपको तस्तरी में लाके बिहार की सरकार देंगे। इस तरह की प्रवृत्तियों से बाज आना चाहिए। आपको कुछ हासिल नहीं होगा, आप हेडलाइन मैनेज करेंगे कुछ दिन, क्योंकि हमको पता है कि आपको टीस किस बात की। जब भी रेलवे भर्ती देकर जमीन घोटाले की जांच करती सीबीआई या ईडी की छापेमारी होती है, तुरंत ऐसे ही आरोप लगते हैं। सुक्रिटी अपार्टमेंट है, यहाँ पर अबू दोजाना का जो कार्यालय है वो बताया जाता है, और फिलहाल यहाँ पर जो सुरक्षा बलों की तैनाती है उसके बीच ईडी की टीम अंदर है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि लगातार जो टीम के सदस्य हैं वो छापेमारी कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों को तैनात करके रखा गया है। लालू परिवार के बेहद करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना, जिनके यहाँ आज पटना में ईडी की छापेमारी चल रही है, उनका कनेक्शन दरअसल लालू परिवार के उस बेनामी संपत्ति से है जहां पर लालू परिवार का एक मॉल बन रहा था, जिसकी लागत तकरीबन 750 करोड़ रुपए बताई गई थी, और वो संपत्ति को ईडी ने 2018 में जब्त कर लिया था। देख सकते हैं इस वक्त हम दानापुर इलाके में मौजूद हैं, और ईडी ने इस पूरी संपत्ति को दरअसल जब्त किया था। 3 एकड़ से भी ज्यादा ये जमीन है, 11 प्लॉट है।